हेलो फ्यूचर सीएमएज। आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 14 जो होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देख कवर करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कई टॉपिक्स आएंगे, कई अलग अलग डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन होंगे जिसको हम लोग एग्जांपल के मदद से समझेंगे और देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है सबसे पहले तो जाकर आप पहले वो देख लो, उसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस प्रोमिजर होता है, प्रोमिजी होता है, उसमें कुछ मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो क्या होता है उसमें, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या? परफॉर्मेंस, ठीक है। समझते हैं, आप लोग भी ये सब एग्जांपल को नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ए ने क्या बोला सर? ए बोल रहा है कि वो 100 kg बैग ऑफ राइस डिलीवर आपका करेगा 10 सितंबर को, बी को। ठीक है, बी भी एग्री है। बी बोला ठीक है, ओके, तो इसके बदले में वो मान लो 50,000 रुपीज देगा। ठीक है, अच्छा, सब कुछ ठीक है। अब आप देखो, अगर ए डिलीवर कर देता है 10 अगस्त, कितना, सॉरी 10 अगस्त बोल रहे, 10 सितंबर को, देन ये क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, और जब ए डिलीवर करने आया 10 सितंबर को, लेकिन बी क्या कर दिया? बी रिफ्यूज कर दिया, बोला हमको नहीं चाहिए। तो सर ये क्या हो जाएगा? ऑफर टू परफॉर्म, या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर आपका टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इसको तीन तरह से हम लोग बोल रहे हैं और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले परफॉर्मेंस क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं। परफॉर्मेंस में दो पार्ट आते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पर परफॉर्मेंस मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो ए था उसका ऑब्लिगेशन क्या था? 10 सितंबर को 100 kg ऑफ बैग, 100 kg बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करना। और बी का ऑब्लिगेशन क्या था? तो उसको 50,000 रुपीज देना। ठीक है, लेकिन जब ए अपना 10 सितंबर को जब डिलीवर कर दे रहा है तो क्या हो रहा है सर? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। इसका जो परफॉर्मेंस था, इसने एक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो इसका ऑब्लिगेशन था, तो इसको क्या बोलेंगे सर? एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे वो 10 सितंबर को आया और आपका बी जो है वो रिफ्यूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सर? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो ये चीज को आप समझो, परफॉर्मेंस मतलब क्या है सर? ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, उसको अगर फुलफिल कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस होगा। अब एक्चुअल में अगर वो फुलफिल हो गया तो उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस करने गया, लेकिन जो सामने वाला है पार्टी, वो उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलेंगे। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो समझे हम लोग। अब एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है।
एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, वेयर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन, जो उसने बोला था। एक मिनट रुकिए। ठीक है, where a party to a contract has done what he had undertaken to do, either of a parties has fulfilled their obligation within time and prescribed manner। अब अगर वो अपना जो भी उसने बोला था करेगा, वो अपना टाइम और प्रिस्क्राइब मैनर में अगर वो कर दे रहा तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस माना जाएगा। अब ऑफर टू परफॉर्म क्या है, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, अभी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है सर, थोड़ा ये बताइए। When performance becomes due, 10 सितंबर को हम लोग का परफॉर्मेंस ड्यू हो गया था। प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बट प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हम लोग का इस एग्जांपल में जब 10 सितंबर को ए गया आपका प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, वो अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, लेकिन क्या किया सर, बी रिफ्यूज कर दिया। तो जब बी सर रिफ्यूज कर दिया, बी रिफ्यूज करने की वजह से सर ये क्या हो गया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टेंडर परफॉर्मेंस या अटेम्प्ट परफॉर्म आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म। क्योंकि जो प्रोमिसर था वो तो गया ना अपना फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेशन, 100 केजीज ऑफ बैग राइस लेके गया, लेकिन जो प्रोमिसी था उसने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे अटेम्प्टेड जो परफॉर्मेंस होना होता है ना, उसका कंडीशन है कुछ 4 कंडीशन, तो वो 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अनकंडीशनल का मतलब क्या होगा, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अब 100 केजीज ऑफ राइस था, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 50 केजी राइस और 50 केजी वीट लेके चलेगा। अनकंडीशनल, जो कंडीशनल मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए, जो प्रॉमिस हुआ था वही जो प्रोमिजर ने ऑब्लिगेशन बोला था वही होना चाहिए। ठीक है, सेम, इट मस्ट बी प्रॉपर टाइम अब एंड प्लेस। अगर डिसाइडेड था कि 10 सितंबर को डिलीवरी होना है, तो 10 सितंबर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कहीं भी जो प्लेस डिसाइडेड था वही होना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स। अच्छा, जो आप राइस लेके जा रहे हो, आप सामने वाले प्रोमिसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हाँ चेक कर लो, ये 100 केजी राइस है, इसका वेट करना है, वेट कर लो, क्वालिटी देखना है, क्वालिटी देख लो, एंड होल ऑब्लिगेशन। ये नहीं कि आप 50 केजी राइस लेके गए और बोल रहे हो कि 50 केजी मैं क्या करूंगा, 20 सितंबर को दे दूंगा, तो सर ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। समझने का कोशिश करो, 4 चीजें हैं जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म को में इसेंशियल होती, जो बताती कि हाँ वो चीज है। उसमें 4 चीजें क्या क्या है, अनकंडीशनल होना चाहिए पहला, दूसरा होना चाहिए सर आपका प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, जो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड था वहां पे होना चाहिए, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स होना चाहिए, आपको सामने वाले को दे रहे हो, एंड थर्ड है कि होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना कि पार्ट ऑब्लिगेशन। पार्ट ऑब्लिगेशन हम लोग इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा सर, इसी एग्जांपल में अगर हम लोग समझेंगे, तो जो ए था वो बी को जाके 10 सितंबर को जा रहा है, कोलकाता बोला था, कोलकाता में गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, 50 केजी दे रहा है। क्या ये होल ऑब्लिगेशन है, या पार्ट ऑब्लिगेशन, बताइए आप लोग, होल ऑब्लिगेशन है या पार्ट ऑब्लिगेशन। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है पार्ट ऑब्लिगेशन है। सर ये पार्ट ऑब्लिगेशन जब है तो इसको हम लोग अटेम्प्ट टू परफॉर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 चीजें जो है एसेंशियल सी याद रखना है। ठीक है,
चलिए मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दे रहा हूँ। अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन, होल ऑब्लिगेशन, ये आप लोग को याद करना है। अच्छा, ऊपर में क्या याद करना है? fulfilled their obligation within time and prescribed manner। अच्छा, attempted performance में क्या करना है? becomes due, promisor offers to perform his obligation but promisee refuse to accept। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो आपका ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 37 समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ देखा आप लोगों को उतना समझ में आया। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट करो। कहीं भी डाउट हो रहा है, अगर इतने लेक्चर्स में कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करो, मैं 100% ट्राई करूंगा कि उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है। बाय whom a contract may be performed। कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है? ठीक है, समझते हैं। पहला है तो प्रोमिजर। प्रोमिजर खुद भी अब परफॉर्म कर सकता है। प्रोमिजर ही तो बोल रहा है कि आई वांट टू सेल माय कार। ठीक है, प्रोमिजरी के एक्सेप्टर है। ठीक है, एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एलआर का मतलब क्या हो गया सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, थर्ड पर्सन और जॉइंट प्रोमिजरी क्या है? जॉइंट प्रोमिजरी। ठीक है, आप तो इसको नोट कर लो। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग प्रोमिजर हिमसेल्फ का मतलब क्या होगा। अगर ऐसा चीज है जिसमें मान लीजिए स्किल एंड डिलीजेंस लगेगा। अब कोई सिंगर है, मान लीजिए कि एग्जांपल में हम लोग देख रहे क्या, एक क्या है सिंगर। ठीक है, यहाँ कोई इवेंट हो रहा है, यहाँ इसको परफॉर्म करना था, इसके लिए एग्री भी था इवेंट्स, इसने जो जो कुछ भी था ये इवेंट से बात कर लिया था। ठीक है, अच्छा, जो जो कुछ भी था ये इवेंट से बात कर लिया था, तो जो भी पैसे चाहिए थे। तो जो सिंगर है, आप लोग थोड़ा अपना दिमाग से बताओ, क्या सिंगर किसी और पर्सन को भेज सकता है क्या? अनदर पर्सन को क्या भेज सकता है कि जाओ तुम मेरे बदले में गाना गा दो? ऐसा हो सकता है क्या? जो सिंगर है, सिंगर को ही जाना पड़ेगा, सिंगर को ही गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही उस परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन है, इसके ऊपर ही ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, सिंगर तो नहीं भेज सकता किसी को, क्योंकि इसका क्या है? स्किल है। क्योंकि जो इवेंट वाला है, गाना गाने के लिए तो किसी को भी बुला सकता है, मतलब कोई और सिंगर को, लेकिन तुमको बुलाया मतलब वो तुम्हारा गाना सुनना चाहता है, तुम्हारे गले से गाना सुनना चाहता है, तो तुम दूसरे कोई को भेजोगे तो क्या तुम्हारा ही ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगा? तुम्हारा स्किल का उसके साथ जाएगा दूसरे पर्सन के? क्या मेरा जो टेक्निक है पढ़ाने वाला, वो क्या मैं दूसरे टीचर का कॉपी कर लूंगा? नहीं ना, मेरा जो टेक्निक है मैं अपने टेक्निक से पढ़ाऊंगा। जो उसको सिंगर है वो उसका स्किल है, वो अपने गले से जैसा भी आवाज निकालता होगा, बढ़िया खराब, लेकिन वो इवेंट वाला क्या चाहता है? इसके गले से ही आवाज आए। तो यहाँ पे स्किल एंड इंटेलिजेंस आ गया। तो जो स्किल एंड इंटेलिजेंस है वो सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म कर सकता है, ना कि कोई और पर्सन। समझ में आया? देखते हैं, पहले हम लोग सेकंड लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद फर्स्ट लाइन में जाएंगे। ठीक है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ अ पर्सनल स्किल एंड और डेलीगेंस और विच आर फाउंडेड ऑन द पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। मैंने जो आपको बताया वही चीज है। अगर पर्सनल स्किल एंड इंटेलिजेंस से इन्वॉल्व हो रहा है तो सर जो प्रोमिसर है वही परफॉर्म कर सकता है। अब कहीं पे कोई स्टेज शो में डांस करना है, इवेंट वाले ने बुलाया है, तो क्या वो किसी और को भी रास्ते से उठाया, जाओ भाई मैं मेरे को 50,000 मिल रहा है, 10,000 तुम लोग जाकर डांस कर दो? ऐसा है क्या? वहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना।
ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है सर, हाँ सर इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है, चलिए अब आगे बढ़िए, ठीक है सर। इफ it was intention of the parties that the promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser। इस लाइन का मतलब क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना, तभी ये डिसाइड हो चुका था, ये म्यूचुअली एग्रीड था कि प्रोमिसर ही ओनली प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएगा और कोई भी नहीं है इस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। तो सर उस केस में ओनली द प्रोमिसर हैव टू फुलफिल द प्रोमिसर ऑब्लिगेशन, ठीक है। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, इतना इजी आप पढ़ाओगे तो हम लोग को समझ में तो आएगा ही, चलिए ठीक है। तो हम लोग का ये वाला प्रोमिसर हिमसेल्फ समाप्त हुआ, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया, ये वाला एग्जांपल के साथ हम लोगों ने समझा है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल को आप लोग नोट कर लेना। जो सिंगर है वो इवेंट में जाके परफॉर्म करेगा तो ओनली ही कैन परफॉर्म, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या फिर जो प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन था पर्टेन्स टू दिस सिंगर, ठीक है, और कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता। अब मान लो इस एग्जांपल में कुछ नहीं, अरिजीत सिंह का अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अरिजीत सिंह के किसी और को किसी को भी भेज देगा तो क्या हो जाएगा काम, नहीं सर, क्योंकि उसका उसका आवाज सुनने के लिए ही लोग बेकरार है और उसी के आवाज के लिए लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो उसी को जाके प्रोमिसर को ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा एजेंट, अगर पर्सनल स्किल डिलीजेंस ये सब इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल कॉन्फिडेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो एक एजेंट भी जाके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में प्रॉमिस को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को का ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, ठीक है। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन में हम लोग का वही हो गया, इज नॉट फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब क्या हो गया, बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। समझ में आ गया कि अगर स्किल और डेलीगेंस इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल कॉन्फिडेंट इन्वॉल्व नहीं है और बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था इसका, क्योंकि ये तीन चीजें थी, ठीक है, क्या क्या, स्किल, डेलीगेशन, डिलीजेंस और पर्सनल कॉन्फिडेंट, अगर ये बेस नहीं था और भी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी फुलफिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर एजेंट भी फुलफिल कर सकता है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आता है पहले बताइए, डेथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अ पर्सनल स्किल इज और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर। मान लीजिए ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला हम बताते हैं प्रोमिसर का क्या है खेल पूरा, ठीक है। मान लीजिए किसी सिंगर को परफॉर्म करना था किसी इवेंट में, ठीक है, अब वो सिंगर का डेथ हो जाता है सिंगिंग से पहले, वो रूम से निकलने वाला था और उसका हार्ट अटैक से डेथ, ठीक है। तो क्या दूसरा कोई सिंगर जाके उसके बिहाफ में परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका, नहीं, क्योंकि सर वो जो सिंगिंग था वो ओनली स्किल, डेलीगेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंट उसी पे आ रहा था, और तो कोई उसको परफॉर्म नहीं कर सकता कि थर्ड पर्सन गया और जाके गाना गा दिया ऐसे अपने मन से, ऐसा तो नहीं हो सकता, दिस वोंट बी पॉसिबल। आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ, तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो वो परफॉर्मेंस वही एंड हो जाता है
जब स्किल डिलीजेंस एंड ये सब इन्वॉल्व हो जाता है ना पर्सनल कॉन्फिडेंट, अगर वही बंदा सिर्फ कर सकता है तो वही ना कर पाएगा सर, उसके डेथ के बाद और कौन कर पाएगा? नहीं कर सकता कोई। आपको नया फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंगर आपको पसंद आएगा, वो सब कुछ आएगा तब ना होगा भाई। मान लीजिए अगर नहीं होता तो खेल खत्म, डेथ के बाद परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्किल डिलीजेंस पर्सनल कॉन्फिडेंट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा पर्सनल कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका क्या माना जाएगा? अगर मान लीजिए कोई किसी से 1 लाख रुपया पाता था, ठीक है, ये कौन है भाई? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये 1 लाख रुपया ओवर, ठीक है, इसको 1 लाख रुपया देना था। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं और भी ये एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना, ठीक है। ए जो है वो 1 लाख रुपया बी को देना था, मतलब बी जो 1 लाख रुपया पाता था ए से, ठीक है। अच्छा, अब बी का जो डेथ हो गया, बी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल को, हम लोग का सिनेरियो बन गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ए का जब डेथ हुआ तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन आ गया? सी, जो कौन कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है उस ऑब्लिगेशन को, ठीक है। ए का ऑब्लिगेशन को कौन परफॉर्म कर सकता है? ठीक है, सी, जो सी है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कितना तक? जितना ए का प्रॉपर्टी, ना कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो सी पूरा का पूरा 1 लाख रुपया करेगा, नहीं सर। जितना ए का प्रॉपर्टी है, जितना ए का प्रॉपर्टी बी को सी को मिल रहा है, उतना ही वो परफॉर्म करेगा, ए का ऑब्लिगेशन सी करेगा, ठीक है। वही चीज लिखा है सर, एक बार हम लोग पढ़ते हैं। Unless contrary intention appears, legal representative of a deceased promiser are bound to perform, bound to perform है, ठीक है, real liability limited to the value of a property inherited from the disease। अब आप लोग समझो इस चीज को, जो मैंने एग्जांपल बताया सेम टू सेम वही चीज लिखा है। थोड़ा सा अगर आप लोग को वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। डिजीज का मतलब हो गया है डेथ, ठीक है। अनलेस कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स, ऐसा कि जानबूझ के अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेथ प्रोमिसर, जो प्रोमिसर था उसका डेथ हो गया, ए हम लोग के एग्जांपल में, ठीक है, एक ए हम लोग के एग्जांपल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया? सी, आर बाउंड टू परफॉर्म, क्या है सर? बाउंड टू परफॉर्म है बी को पैसा देना, बाउंड टू परफॉर्म कितना? जितना उसको ए का प्रॉपर्टी 60,000 मिल रहा है, बट द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वही है, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द डिजीज। जितना उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है डिजीज पर्सन से, उतना तक का वो लाइबिलिटी बियर करने के लिए बाउंड है, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आ गया सर एकदम बढ़िया से? हाँ, बढ़िया, सब समझाते हो तो इजिली समझ में आ ही जाता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेट्स लेट्स रीड थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन क्या होता है सर? सेक्शन 41, when the promisee accepts performance from third person, he cannot afterwards enforce it against promiser, although promiser has neither authorized
नॉट रेटिफाइड द एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग के एग्जाम्पल में 3 लोग होंगे, ठीक है। बी जो है ए से 1 लाख रुपया पाता था, बी 1 लाख रुपए ए से पाता था। सी क्या किया, ए के बिहाफ में अपने से जाके इसको 1 लाख रुपया दे दिया, बोला ये लो तुम 1 लाख रुपया पा देते और ये 1 लाख रुपया रखो। हो सकता है। ए कौन है, सी कौन है इस यहाँ पे, क्योंकि तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था नहीं। बी 1 लाख रुपए ए से पाता था, सी गया बोला तुम पकड़ो ये 1 लाख रुपए, ए से पैसा मत मांगना। बोला ए से पैसा मत मांगना, बी भी क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब बी जब एक्सेप्ट कर लिया सर, तो क्या फिर से मांग सकता है क्या पैसा, बताइए। नहीं मांग सकता, क्यों, प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, उसने जब सी से पैसा एक्सेप्ट कर लिया तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिजर, ये फिर ए के साथ फिर नहीं कर सकता। ऑल दो प्रोमिजर जो ए है हैज नाइदर ऑथोराइज्ड और नॉट रेटिफाइड, उसने ना तो ऑथोराइज किया था सी को, ना भी बोला बाद में टू द एक्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन, सी का जो एक्ट था उसके लिए। लेकिन अब पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि जो सी था उसने एक ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया। समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग के एग्जांपल में जो बी है वो ए से पैसा पाता था 1 लाख रुपए, ठीक है। सी बीच में आया और बोला ये लो 1 लाख रुपए और ए से पैसा मत मांगना, ये तो था सब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन था। अच्छा थर्ड पर्सन था, 1 लाख रुपए इसने दे दिए। अच्छा बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ए से वो दोबारा और नहीं मांग सकता, क्योंकि यहां पे हम लोग के एग्जांपल में प्रोमिजर कौन था, ए प्रोमिजर था, क्योंकि ये 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था किसको, बी को, क्योंकि सर वो बी तो पाता था ना, तो ए प्रोमिजर हो गया, बी प्रोमिजी हो गया। अच्छा लेकिन थर्ड पर्सन आगे से जब पैसा दे दिया तो अब जो है प्रोमिजी एक्सेप्ट कर लिया है सी से, जो भी था, तो वो फिर से पैसा नहीं मांग सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों ने समझ लिया सर, एक बार फिर से एक बार टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं, ठीक। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ बड़े अच्छे से बता रहा हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, हाँ आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। When promisee accept performance from a third person, C, he cannot afterward enforce it against the promiser A के against में, although promiser A has neither authorized and not ratified the act of a third party C। समझ में आ गया, हाँ से समझ में आ गया, एक बार आप लोग भी पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया है, तो नोट भी कर ही लेना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जॉइंट प्रोमिजर। जॉइंट प्रोमिजर का मतलब क्या होता है, जॉइंट प्रोमिजर कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जहां एक ज्वाइंटली ज्वाइंटली प्रॉमिस किया जाता है कि ठीक है पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो डी को पैसे देने थे, ए बी एंड सी ने 90,000 रुपीज मान लो डी को देने थे, ए बी एंड सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया कि 30,000 रुपीज हम लोग देंगे डी को, ठीक है।
तो ये क्या हो गया सर? ये क्या डी है सर हम लोग का इस एग्जांपल में? और ये सब तीनों कौन है? ठीक है, ज्वाइंटली प्रोमिसर। अच्छा, पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है। When two or more person, दो या दो से ज्यादा have made a joint promise, unless on contrary intention appears by the contract, all such person must jointly fulfill the promise। क्योंकि सर उन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस ये किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में डी पैसा पाता था और एबीसी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया कि हम लोग 30,000 रुपीज दे देंगे डी को, खेल खत्म। बट if any one of them dies, his legal representative must jointly with serving promiser fulfill the promise। If all them dies, legal representative all must fulfill the promise। अच्छा, मान लीजिए ए का डेथ हो गया, तो कौन आएगा ए की जगह पे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मान लो कि 20,000 का प्रॉपर्टी था ए का, तो ये 20,000 कंट्रीब्यूट कर देगा, तो इसमें और इसमें ऐड हो जाएगा, जो रेस्ट बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कितना ही लाइबल होता है, जितना उसका प्रॉपर्टी इनहेरिटेड मिलेगा, ना कि पूरा का, क्योंकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी उसका होता है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। आप अगर कुछ कांड करके चल जाओगे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा तो नहीं भरेगा, जितना उसको प्रॉपर्टी मिला उतना ही भरेगा। ठीक है, तो हम लोग का मान लीजिए 20,000 ही वो दे पा रहा है, तो जो रेस्ट है इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसका भी डेथ हो गया, इसका भी डेथ हो गया और इसका भी डेथ हो गया, कार एक्सीडेंट में तीनों जा रहा था, सब तीनों का डेथ हो गया। तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और लाइबिलिटी कितना था सर? 30,000 30,000 30,000। ठीक है, तो 30,000 30,000 30,000 करके भर देगा तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वही चीज लिखा था, समझ गए हम लोग। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट का मतलब, सक्सेशन एंड असाइनमेंट आपको सिर्फ एक चीज मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है, तो आपको सक्सेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस और उसका डेफिनेशन दोनों समझ में आ रहा है। ठीक है, जो सक्सेशन होता है ना, इसमें बेनिफिट प्लस लायबिलिटी, लेकिन जो असाइनमेंट होता है ओनली बेनिफिट, बस इतना ही इसका क्रक्स था। समझते हैं, आप पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या इसका बोलने का मतलब है। ठीक है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब क्या? When benefits of a contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract dissolve on legal hire. However, the liability will be limited to the extent of a property inherited by them। जो कॉन्ट्रैक्ट कोई है मान लीजिए, ठीक है, सक्सेशन और असाइनमेंट का बात कब आ रहा है कि डेथ हो गया मान लीजिए किसी का, ठीक है, तो लॉ उसको एनफोर्स कराएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लाइबल कराएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ होता है वही ना सर बाउंड करता है कि हाँ लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है ही मस्ट हैव टू पे अप टू द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन। हाँ सर, समझ में आ रहा है ये चीजें। अच्छा, तो व्हेन बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू बाय प्रोसेस ऑफ अ लॉ, देन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट, जो बर्डन और बेनिफिट है वो बोथ ट्रांसफर होगा किसको? लीगल हायर को। और लीगल हायर को कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टी मिल जाता है दूसरे से इनहेरिटेंस। ठीक है, असाइनमेंट में क्या होता है लेकिन? बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन्ड but not the liabilities they are under, because when liabilities assigned, the third person gets involved therein. Thus, debtor cannot relieve himself of his liability to a creditor by assigning to someone else his obligation to repay debt,
further where the benefits is coupled with the liability or when a personal consideration has entered into a marking contract the benefit cannot be assigned. अच्छा, हम लोगों ने मैंने आप लोगों को जो दो चीज क्रक्स बताया, सक्सेशन में क्या है कि आपका बेनिफिट प्लस लायबिलिटी दोनों आता है प्रोसेस ऑफ लॉ में। अब आपको किसी का प्रॉपर्टी मिल रहा है तो उसके साथ आपको उसका लायबिलिटी भी तो मिल रहा है ना, और आपको कितना उसका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उतना। सेकंड है क्या असाइनमेंट, असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना कि लायबिलिटी ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पर्सनल का फर्दर वेयर द बेनिफिट इज कपल्ड विद द लायबिलिटी और व्हेन अ पर्सनल कंसीडरेशन हैज एंटर्ड इनटू अ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देन बेनिफिट्स कैन नॉट बी असाइन्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया हम लोगों को आपका सक्सेशन एंड असाइनमेंट का मतलब भी। दो चीज का क्रक्स है बेनिफिट एंड लायबिलिटी, बेनिफिट एंड लायबिलिटी आता है सक्सेशन में एंड ओनली बेनिफिट आता है आपका असाइनमेंट में, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन था, हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार आप भी रीड कर लेना इसको, ठीक है। मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, थोड़ा सा साफ लगता है तो अच्छा लगता है देखने में। इसको मिटा दिए, ये लिख देता हूँ मैं। बेनिफिट, ओके। हाँ उसके बाद क्या क्या है, चलिए देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, इसका मतलब लायबिलिटी ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जॉइंट प्रोमिसर का लायबिलिटी मैंने बताया आप लोगों को, उसका लायबिलिटी अगर जितना रहेगा उतना होगा, अगर वो उसका डेथ हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इनहेरिटेंस में उसको प्रॉपर्टी मिला रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट, उतना ही लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। पढ़ते एक बार, रिजोल्यूशन ऑफ अ जॉइंट लायबिलिटी, devolution of a joint liability. Ordinarily, all joint promisers during their lifetime must jointly fulfill the promise. हम लोग के इस एग्जांपल में 30,000 जो था ये इनका जॉइंट लायबिलिटी था। आफ्टर डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर, जैसे ए का पहले मैंने डेथ बताया तो ए का जो जॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव था और बी और सी के साथ मिलकर सर्वाइवर शुड डू सो, के साथ मिलकर करना चाहिए। आफ्टर डेथ ऑफ अ लास्ट सर्वाइवर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ओरिजिनल को-प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। अगर तीनों का डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबका मिलके जो प्रोमिसर का प्रॉमिस था वो प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। अच्छा, अब उसके बाद पढ़ते हैं एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग ये वाले एग्जांपल में, ठीक है, थोड़ा सा पहले क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, जो डी था ना, डी जाके सी को बोल रहा है कि ठीक है तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तुमको ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मान लीजिए डी बोल देता है सी को। अच्छा, अब पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। प्रोमिजी, प्रोमिजी हम लोग के एग्जांपल में कौन था सर, डी। In absence of the express agreement to contrary compels any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. अच्छा, each promiser may compel contribution other joint promiser to contribute equally with the himself to performance of the promise unless contrary intention appears to the contract. Sharing of loss in case of a default if contribution by any of them
of two or more joint promisers, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal share. Hence, the liabilities of both joint and several in absence of the contract to contrary. इसका मतलब क्या होता है सर? मान लीजिए कि अगर जब एक मिनट, सॉरी, रुकिए एक। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर वाला नहीं था, सॉरी, नीचे वाला था थोड़ा सा। मेरे को लगा मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। ए बी एंड सी जो तीनों थे ये ज्वाइंट प्रोमिसर थे। ठीक है, ए बी एंड सी जो तीनों थे वो ज्वाइंट प्रोमिसर थे। अच्छा, ज्वाइंट प्रोमिसर होने की वजह से उनको तीनों को ज्वाइंटली जो प्रॉमिस था उसका ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना था। लेकिन डी ने क्या बोला सर कि सी तुमको नहीं करना पड़ेगा ये ऑब्लिगेशन फुलफिल। अच्छा, सी को जब ये बोले कि ये ऑब्लिगेशन तुमको नहीं फुलफिल करना पड़ेगा तो रिलीफ कहां से मिला उसको? प्रॉमिसी की तरफ से। तो क्या बी और सी को भी रिलीफ मिल जाएगा? बी और सी को भी रिलीफ मिल जाएगा? नहीं सर, बी और सी को रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उनको नहीं मिला था रिलीफ उस समय। अब बी और सी बोल रहा हूँ, ए और बी को भी रिलीफ मिल जाएगा, सी को तो मिल ही गया डी से। वही चीज लिखा है सर। व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ वन बाय द promisee, हम लोग को डी से मिला, इज नॉट डिस्चार्ज अदर जॉइंट promiser। मतलब हम लोग के एग्जांपल में ए प्लस जो बी था उसका डिस्चार्ज नहीं मिला, और joint promisers neither does it free joint promiser so release from the responsibility to the other joint promiser or promisers। ठीक है, तो आप लोगों को ये मतलब समझ में आया जो मैंने बताया ना ऊपर? तो मेरे को लगा ये बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये ठीक है मिस्टेक। तो आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। जो प्रॉमिस होता है, प्रोमिसर्स होते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर में, अगर प्रोमिसी एक पर्सन को अलाउ कर देता है कि यू कैन डिस्चार्ज, मतलब तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे नहीं लेना है, तो सर माना जाएगा। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि सब प्रोमिसर के लिए उसने बोला और ए बी सबके लिए बोला, नहीं, सिर्फ सी के बोला, सी के लिए बोला तो सिर्फ सी ही डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे एक बार। ठीक है, हम लोग जब पढ़ रहे थे एनी, क्या पढ़ रहे थे सर? एनी वन ऑफ द, एक मिनट जी, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। थोड़ा सा इसका हम लोग एग्जांपल से समझते, ठीक है? उसके बाद हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे और समझेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वरना बाद में आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, मान लीजिए जॉइंटली प्रोमिसर था ए बी एन सी, जिसने बोला था कि मैं 30,000 रुपीज मिला मिला के 90,000 रुपीज जी को दे दूंगा। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि डी मांग नहीं सकता, मतलब एक्सप्रेसली लिखा नहीं हुआ था कहीं कि डी किसी एक से नहीं मांग सकता। ठीक है, तो जो डी है ना, जो डी है उसने किसी एक को पकड़ा। किसको पकड़ा? मान लीजिए बी को पकड़ा। बी को बोला मेरे को 90,000 रुपीज तुम अकेले दे दो। डी ने बी को क्या बोल दिया कि मेरा 90,000 तुम अकेले दे दो। लेकिन ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि जो डी बी है वही पूरा लाइबिलिटी जो है वो बियर कर रहा है। पहला चीज ये नहीं, पहला चीज क्या है? बी अलोन लाइबिलिटी बियर नहीं कर रहा। बी को अगर बोला जाएगा डी जो प्रोमिसर है, प्रोमिसी है, तो बी को देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका पूरा लाइबिलिटी वो बियर नहीं करेगा। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज कि जो बी है वो पेमेंट करने के बाद जो अदर जॉइंट प्रोमिसर्स थे उनसे वो पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है, अच्छा, रिकवर कर लेगा।
तो मान लीजिए कि 90,000 रुपीज बी ने दे दिए, अपना इसमें 30,000 था, फिर ए से ले लिया 30,000 और बी से ले लिया 30,000, काम खत्म। ऐसा हो सकता है। मान लो ए ने पेमेंट कर दिया, बी ने पेमेंट 90,000 रुपीज कर दिया, बी ने 90,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी जो है मान लो ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या इसका डेथ हो गया। सी जो है इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया। तो क्या आप मेरे को ये एक चीज सोच के बताओ कि बी ने जो 90,000 दिया, ठीक है, ए से 30,000 लिया और सी से 0 लिया क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। अब क्या बी का जो कॉस्ट है वो 60,000 हो जाएगा? बी का जो कॉस्ट है क्या वो 60,000 कहलाएगा क्या? सी से मतलब ए से और पैसा वो मांग नहीं सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोचो, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा सोचो। सोच लियोगे? चलो अब बताओ यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ रहा है, सोच के बताओ। बी का 60,000 और ए का 30,000। बी ने 90,000 दे दिया लेकिन सी से तो रिकवर कर पाया नहीं 30,000 रुपीज। तो क्या बी का कॉस्ट 60,000 हो जाएगा और ए का 30,000 रह जाएगा? ए को तो फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, जो लॉस होगा ना, लॉस कितना का हुआ, इसको बियर इक्वली कर लेंगे क्योंकि दो लोग बचे हैं तो 50,000 50,000। तो इफेक्टिवली ए का कितना हो गया, कैसे? और बी का कितना हो गया, 60,000 था माइनस, ठीक है। समझ में आया होगा, अगर हम लोग पढ़ते तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्रोमिसरी में इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लिखा नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी, तो कंपेल एनी वन, मतलब किसी एक को भी, जिसमें हम लोग एग्जांपल में किसको पकड़ा, बी को, और मोर ऑफ सच जॉइंट ओनर टू परफॉर्म द होल ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉमिस, मतलब 90,000 रुपीज का जो प्रॉमिस था ये कोई एक उसका फुलफिलमेंट कर दे, ठीक है। Each promiser may compel contribution other joint contribution to contribute equally with himself to perform the promise unless contrary intention appears on the contract। मतलब जो पैसा कंट्रीब्यूशन जाना था मिला मिला के वो एक साथ जा चुका है, तो जो अदर कंट्रीब्यूशन है वो अब मिल जाए, जो जिसने पेमेंट किया है, ठीक है, उसको मिल जाए। अगर शेयरिंग ऑफ लॉस इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन, जो हम लोग का डिफॉल्ट हुआ कंट्रीब्यूशन में, सी पैसा नहीं देता है, तो क्या हो रहा है, जॉइंट ओनर द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। जो हम लोग का 15,000 करके आया ना इक्वल शेयर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हेंस द लायबिलिटी ऑफ बोथ जॉइंट एंड सेवरल इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैरी, मतलब जॉइंट एंड सेवरल है मतलब सबका ही है, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला एग्जांपल में आप लोगों को बड़े अच्छे से मैंने समझाया कि ए बी सी तीन लोग पैसा जॉइंट प्रोमिसर थे, 90,000 रुपीज देना था, लेकिन डी ने क्या बोला बी को कि बी तुम मेरे को पैसा दे दो 90,000 रुपीज, और ए और बी से तुम, ए और सी से तुम पैसे ले लेना 30,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन जब ए से उसने पैसे लिए 30,000 मिल गया, लेकिन जब सी के पास हो गया तो सी उसको पैसा और नहीं दे पाया क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, उसका डेथ हो गया मान लो, ठीक है। अब डेथ होने के बाद वो पैसा और दे नहीं पाया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं दे पाया क्योंकि उसका पास प्रॉपर्टी नहीं था। अच्छा प्रॉपर्टी नहीं था तो ठीक है, पैसा नहीं दे पाया, तो बी का तो लॉस, बी का जो कंट्रीब्यूशन है 60,000 तो नहीं रह जाएगा। अगर डेथ या डिजीज या कुछ ऐसा कुछ हो जा रहा है तो जॉइंटली लाइबल हो जाएंगे जो जॉइंट प्रोमिसर बचे होंगे। तो जॉइंट प्रोमिसर बी और ए बचा था, ए और बी को जॉइंटली लाइबल होना पड़ेगा। जॉइंटली कितना, जो 30,000 सी का कंट्रीब्यूशन था वो नहीं मिला, तो 15,000 बी के पॉकेट से गया, 15,000 ए के पॉकेट से गया।
इजिली समझ में आया होगा तो एग्जांपल आप नोट कर लेना, वरना एकदम 100% ना आपको लॉ का लैंग्वेज समझ में आएगा और आप भूलने वाले तो हो डेफिनेटली। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, इतना अच्छा से समझा रहे हो आप। थोड़ा सा आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को और मोटिवेशन आएगा, तो और अच्छा मैं समझा पाऊंगा, हो सकता है। चलिए सर, लालच बुरी बला है, कर देते हैं हम लोग। ठीक है, राइट्स ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर, राइट्स ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसेस। In case of a joint promise, unless contrary intention appears from the contract, right to claim performance rest as between them during the joint leaves after the death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors after the death of last survivor। जो अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, जब ऑब्लिगेशन प्रोमिसर का है तो राइट किसका है? प्रोमिसी का। ठीक है, जब ऑब्लिगेशन प्रोमिसर का है तो राइट किसका है? प्रोमिसी का। इजिली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पैसा देना किसको था? ए बी एंड सी को, लेकिन किसको लेना था? डी को। तो डी का तो राइट था पैसा लेना। मान लो डी की जगह डी ई एफ तीन लोग और थे, ठीक है, जो पैसा मिलना था तीनों को मिलना था। प्रोमिसी में तीन और प्रोमिसी थे। हम लोग के ये वाला एग्जांपल में ये बी डी ई एंड एफ, ये तीन थे। तीन पैसा देने वाले भी थे और तीन लेने वाले भी थे। ये 90,000 इक्वल हो जाएगा, तो 30,000 30,000 30,000। अच्छा मान लो ई का डेथ हो गया, तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पैसा लेगा सर्वाइवर के साथ। अगर इसका भी डेथ हो गया तो वैसे करके वही चीज है, जैसे प्रोमिसर है ना, प्रोमिसर को पेमेंट करना पड़ रहा है ना, प्रोमिसर को पेमेंट करना पड़ रहा है ना, वैसे सर प्रोमिसी के केस में राइट भी होता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो वो राइट को एक्सरसाइज करके वो पैसा लेगा। हाँ सर समझ में आ गया सर, चीजें तो वही सिमिलर टाइप की चीजें ही है। जो प्रोमिसर था वो प्रोमिसी बस, और कुछ था नहीं। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। और सर अगर मैं आप लोगों को और बताऊंगा तो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि दिमाग हैंग हो जाए और आपको और समझ में नहीं आए, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। आगे के लेक्चर्स में आगे की बातें होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो इट विद ऑल दोस फ्यूचर सीएमएस हु नीड दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।